नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल नागपुर में। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट मैच शनिवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। कल भारत ने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 88 रन से हराया। आईसीसी ने कहा कि द ओवल के मैदान पर 2023 और लॉर्ड्स पर 2025 में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। जूलियस बेहर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगियासी दूसरे और आर प्रज्ञानानंद चौथे नंबर पर पहुंचे। और रोजर फेडरर संन्यास लेने से पहले कल से शुरू हो रहे लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट में नडाल के साथ डबल्स की चुनौती पेश करेंगे। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। कल होने वाले मैच पर हालांकि बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। 45,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। नागपुर 3 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करने जा रहा है। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। और अब जबकि भारत जो कि 1-0 से पीछे है, तो अब जो निर्णायक मैच है कल का, इसके ऊपर सारे क्रिकेट फैंस की नजरें बनी हुई हैं। और प्रेम, आप किस तरीके से देखते हैं कल के मैच को लेकर? भारत की टीम में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो यही जानने की जरूरत है कि बल्कि हम लोगों को याद रखने की जरूरत है कि जो पहला वनडे हुआ और जिस तरीके से हम हारे, 208 का स्कोर बनाने के बाद भी हम लोग हार गए, तो कुछ कमियां हैं। 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए जी, और ऐसे कैच ड्रॉप हुए जो इस तरीके के मैच में बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ खेल रहे हैं। हालांकि जब हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी, कोई भी प्लेयर, सारे प्लेयर्स, हालांकि रोहित और विराट कोहली जरूर जल्दी आउट हो गए, लेकिन जितने सारे प्लेयर्स खेलने आए वो सारे के सारे जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, मुझे लगता है कि दादा के बाद धोनी ने ये काम किया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमारी टीम को मिला, जिस कॉन्फिडेंस से वो प्लेयर्स खेल रहे थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेलने आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आई, तो उनका भी कॉन्फिडेंस उसी लेवल का था। तो हम कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि ये याद रखना चाहिए कि आप किसी ऐसी नौसिखिया टीम के साथ नहीं खेल रहे, ऐसी टीम के साथ खेल रहे हैं जो बहुत बार चैंपियन टीम रही है। तो इसलिए आपको पिछले वनडे से कुछ सीखने की जरूरत भी है। और रही बात कल के मैच की, रही बात कल की मैच की, सॉरी, माफ कीजिएगा, पिछले T20 से सीखने की जरूरत है। कल के मैच की जो बात है, बारिश का जरूर खतरा है, और थोड़ा सा निराश करने वाली बात यह है कि अगर बारिश हुई तो हमारा जो श्रृंखला जीतने का सपना है वो निश्चित रूप से धूमिल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो तीसरा T20 हैदराबाद में होगा, अगर वो हम जीत भी जाते हैं तो फिर 1-1 से बराबरी पे ही हमको श्रृंखला को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आगामी अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये जो श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टीम को एक बार मौका मिल रहा है, इन्हीं टीमों के साथ टीम को आगे भी खेलना है। इसके बाद क्योंकि अभी फिलहाल कल का एक मैच हो चुका है, अब भारत को 5 मैच T20 वर्ल्ड कप के पहले और खेलने हैं, और इसके बाद 3 मैचों की श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलनी है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं टीम के लिए ये बड़ी अलार्मिंग बात है। और जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार की हम बात करें तो वर्ल्ड कप से पहले उनकी जो परफॉर्मेंस है, या हर्षल पटेल की जो वापसी हुई, वो भी बहुत सुखद नहीं रही। बुमराह पर भी जो है काफी डिपेंडेंसी हमारी बढ़ी है। और अर्शदीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
काफी कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब दिस इज द मेन टाइम कि जब हमें वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम को पूरी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसके पहले कहीं ना कहीं एक जो एशिया कप में जो भारत का प्रदर्शन था वो एक आई ओपनर था, उसको ध्यान में रखते हुए इसके बाद अब जो ये सीरीज है इसको लेकर अब हमें किस तरीके से और ज्यादा मजबूती से सेकेंड जो T20 है उसमें सामने आना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूं सिद्धार्थ। हमने पिछले 3-4 महीने में हिंदुस्तान की टीम में जितने बदलाव देखे हैं, जितने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, मुझे लगता है कि अब वो बदलाव और एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खत्म हो गया है। अब हमको एक ऐसी टीम रखनी होगी जो हमको आगामी वर्ल्ड कप में खिलानी है। तो कुछ एक प्लेयर्स जो है हमारे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बहुत प्रयोग हम नहीं कर सकते। और वैसे ऑल ओवर अगर हम देखें तो अगर फील्डिंग में 2-3 कैचेस की बात छोड़ दी जाए या फिर भुवनेश्वर कुमार का जो बॉलिंग स्पेल है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बैट्समैन की तरफ से कोई परेशानी हमको कल के मैच में बिल्कुल भी नहीं लगी। मुझे लगता है बॉलिंग पे थोड़ा सा हम लोगों को और कुछ हमारे बॉलर्स को भी और खासकर फील्डर्स को भी वो अपना 100% देना होगा। अगर आप सोचते हैं कि एशिया कप में हारकर बाहर होने के बाद T20 वर्ल्ड कप में अगर आप जीतना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन फैक्टर्स पे जरूर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और शायद फैंस भी इसी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं। 45,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच के टिकट हम आपको बता चुके हैं कि पहले ही बिक चुके हैं और फैंस पूरी तरीके से अब ये सेकेंड जो T20 होने वाला है इसके लिए पूरी तरीके से विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। बात करेंगे महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच शनिवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है, यानी श्रृंखला जो है फिलहाल भारत के नाम हो गई है। कल कैंटरबरी में भारत ने दूसरी ओडीआई में इंग्लैंड को 88 रन से हराया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद ओडीआई सीरीज में जीत मिली है। इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 333 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 115 गेंदों में ताबड़तोड़ 143 रन की शानदार पारी खेली। हरलीन देवल ने भी 72 गेंदों में 58 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में किसी भी देश का यह सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की टीम विशाल लक्ष्य के जवाब में 44 ओवर और 2 गेंद में 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की डेनियल व्याट ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने 4 और डैलन हिमलता ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया और प्रेम कल का ये जो मैच है इसका पूरा क्रेडिट जो है वो हरमनप्रीत को जाता है। एक मतलब अगर हम देखें तो 143 रन की करियर की दूसरी सर्वोच्च पारी जो है वो हरमन ने ओडीआई में खेली है और अंतिम 11 गेंदों में 43 रन बटोरे हैं, जो कि अपने आप में एक दर्शाता है कि किस तरह की विस्फोटक पारी उन्होंने खेली और देश को जिताया। बिल्कुल, पिछले अगर कुछ महीनों में मैं भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसके प्रदर्शन की अगर हम लोग बात जब तक करते भी रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ की सीरीज हो या बहुत सारे और भी दूसरे कंट्रीज के साथ सीरीज खेली, उन प्रदर्शन को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है, बहुत गौरवान्वित सा फील होता है। और मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान की आबादी जो है उसमें एक बहुत बड़ा परसेंट जो है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे ज्यादा युवा आबादी है। मैं कई बार कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि इसलिए केवल क्रिकेट या कुछ एक गेम्स में नहीं बल्कि हर गेम में हमारे एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। महिला क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो खास इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक हम लोग उनको पहचान ही नहीं दे पाए और आज जब वो पहचान अपनी खुद कमा रही है तो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जैसा आपने कहा कि 23 साल बाद 99 के बाद इंग्लैंड की सरजमी पे वो सीरीज जीत रहे हैं और कल का मैच जो नेक्स्ट जो वनडे है वो मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने कल खेला
इतना एंजॉय करते हुए खेला कि एक टाइम पे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई बार वीडियोस देखते हैं कि जैसे वेस्ट इंडीज की टीम है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो एंजॉय करते थे क्रिकेट को, उस तरीके से इन्होंने खेला एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। 143 रन की पारी खुद कप्तान ने खेली और वो कहती है मैच के बाद कि मैं अपनी पारी को खूब एंजॉय किया, इनफैक्ट कप्तानी को भी एंजॉय किया। तो कल हम बिल्कुल लाइट होके एकदम खेलेंगे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि झूलन गोस्वामी का ये आखिरी वनडे होगा, तो हम चाहेंगे कि सीरीज और इस मैच में जीत के साथ उनको विदाई दें। बिल्कुल, और सीरीज तो एक तरह से हम 2 मैचों की जीत चुके हैं, इसलिए सीरीज हमारे नाम हो चुकी है। इससे बेहतर विदाई नहीं हो सकती। और जो 333 रन का जो विशाल स्कोर भारत ने कल खड़ा किया, ये भारत ही नहीं बल्कि किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप में इस टीम के खिलाफ 281 रन बनाए थे। हरमन के करियर का यह अगर हम नजर डालें तो ये दूसरा बड़ा स्कोर है। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 171 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 5वां शतक लगाकर स्मृति मंधाना की बराबरी की है। भारत की ओर से मिताली राज ने सर्वाधिक 7 शतक लगाए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हरमनप्रीत के नाम थी और जो भारत की जीत है वो भी शायद उनको ही समर्पित है। निश्चित रूप से। क्रिकेट की संचालन संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि द ओवल के मैदान पर 2023 और लॉर्ड्स पर 2025 में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की खेले जाएंगे। इंग्लैंड को जुलाई में बर्मिंघम में हुई आईसीसी सालाना आम बैठक के दौरान अगले 2 WTC फाइनल्स का मेजबान चुना गया था। 2023 और 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दोनों के स्थलों की घोषणा हो गई, लेकिन अभी तक इनकी तारीख जो है यानी डेट्स अभी नहीं आई हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा चरण 4 अगस्त को शुरू हुआ और ये अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इस समय WTC तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं और अगर हम दोनों मैदान की बात करें तो बड़ा ही हिस्टोरिक ग्राउंड है और किसी भी खिलाड़ी के लिए द ओवल और लॉर्ड्स में खेलना ये अपने में एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। निश्चित रूप से जो ऐसे ग्राउंड्स जहां खेलना ही किसी खिलाड़ी का सपना होता है, निश्चित रूप से, क्योंकि उनका इतिहास इस चीज को कहीं न कहीं गवा रहा है कि कैसे जो है उनमें कैसे कैसे मैचेस खेले गए हैं, किस तरीके से एक लंबा इतिहास उनका है। तो हर खिलाड़ी का सपना होता है वहां जाकर खेलना, अपने आप को उस मैदान में जो है एक खिलाड़ी के तौर पे अपने आप को खेलते हुए देखना। और इस बीच मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के मुख्य कार्यकारी और सचिव गे लिविंडर ने कहा है कि हम काफी खुश हैं कि लॉर्ड्स 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा चरण 4 अगस्त को शुरू हुआ और ये अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इस समय WTC तालिका में, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि ये टॉप पर चल रहे हैं और इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स है उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इस मैदान की स्थापना साल 1814 में हुई थी। यह मैदान कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह रहा है। वहीं लंदन स्थित द ओवल भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मैदान को साल 1845 में बनाया गया है। तो बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक बहुत लंबा इतिहास है जी। जूलियस बेहर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन इर्गियासी दूसरे और आर प्रज्ञानानंद चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं इसके बारे में स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। जूलियस बेहर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में 12वें दौर के बाद अर्जुन इर्गियासी दूसरे और आर प्रज्ञानानंद चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन 25 अंक के साथ पहले स्थान पर है। चीन के क्वांग लीम ली 20 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। अर्जुन के 24 और प्रज्ञानानंद के 19 अंक हैं। 19 वर्षीय अर्जुन ने तीसरे दिन की शुरुआत यूक्रेन के वेस्ली इवानचुक को हराकर की। हालांकि 10वें दौर में वे पोलैंड के जोन क्रिजिस्ट्रोफ डूडा से हार गए। इसके बाद इजराइल के बोरिस गेलफांड के खिलाफ 11वें दौर का मैच ड्रॉ खेला। 12वें दौर में अर्जुन ने अमेरिका के क्रिस्टोफर यू को हराया।
वहीं 17 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने तीसरे दिन 4 ड्रॉबाजी खेली। एक अन्य भारतीय बी अधिबान 8 अंक के साथ 15वें स्थान पर है। अभी 3 दौर बाकी है। 16 खिलाड़ियों में से शीर्ष 8 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन हमेशा की तरह 25 अंक बटोरकर वो पहले स्थान पर काबिज हैं। और हालांकि अगर अर्जुन की बात की जाए तो इर्गियासी काफी अच्छा उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया और दूसरे नंबर पर हैं। निश्चित रूप से सबसे अच्छी चीज ये है कि जो है दोनों की दोनों ही, चाहे हम अर्जुन की बात करें चाहे प्रज्ञानंदा की बात करें, दोनों के दोनों ही जो है भारत के युवा चैंपियन है। जैसा कि आपने बताया, एक 17 साल के हैं, एक 19 साल के, तो एक लंबा करियर उनके साथ है। और दूसरी चीज है कि विश्व चैंपियन खिलाड़ियों के साथ वो खेल रहे हैं, उनके साथ टक्कर दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपने भी बताया, 15 राउंड के मुकाबले में अर्जुन ने 7 जीत, 4 ड्रॉ, 4 हार के साथ 25 अंक बनाया। और वहीं प्रज्ञानंदा की अगर हम बात करें तो 5 जीत, 8 ड्रॉ, 2 हार के साथ 23 अंक बनाकर चौथा स्थान हासिल किया और अपने आप को कहीं न कहीं कंटिन्यू रखा है सीरीज में। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर संन्यास लेने से पहले वे कल से शुरू हो रहे लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट खेलेंगे। डबल्स में फेडरर के जोड़ीदार राफेल नडाल हो सकते हैं। शनिवार को डबल्स के पहले दौर में फेडरर और नडाल की जोड़ी का सामना अमेरिका की फ्रांसिस टियोफे और जैक सॉक की जोड़ी से होगा। 20 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर ने पिछले हफ्ते ही संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के बाद रोजर फेडरर का जो करियर है वो समाप्त हो जाएगा। पर 41 साल के इस स्विस स्टार ने अपने लाखों जो फैंस हैं दुनिया भर में, उनको बोला है कि हम टेनिस की दुनिया से गायब नहीं होंगे। इस खेल से वो किसी न किसी रूप से जुड़े रहेंगे। 8 रिकॉर्ड विंबलडन खिताब उनके नाम हैं। इसके साथ ही लंदन में 2 बार एटीपी फाइनल्स की ट्रॉफी उन्होंने जीती है। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी थे स्विस स्टार फेडरर। तो कहीं ना कहीं जब आपके नाम पे इतनी ज्यादा उपलब्धियां हों तो आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि टेनिस ही शायद उनकी दुनिया है। और जब उससे दूर जाने का फैसला होता है तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम आ जाता है। और जैसा कि फेडरर बहुत इमोशनल हो गए, जैसा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लंदन में उन्होंने जब ये बात कही तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ, अगर 41 साल का उनका करियर देखो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने टेनिस खेला ही नहीं, टेनिस को जिया है, टेनिस को खाया है, टेनिस को पिया है। वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है कि इतने सारे प्लेयर्स उनको कॉपी करते होंगे, इतने सारे प्लेयर्स की जो है इंस्पिरेशन है वो, तो निश्चित रूप से अब अगर वो संन्यास ले रहे हैं तो ये टेनिस में कम से कम एक युग का अंत होगा। लेकिन हाँ, उनके जो रिकॉर्ड्स है, उनका जो इतिहास है, वो मुझे लगता है कि सालों तक बहुत सारे प्लेयर्स को मोटिवेट करता रहेगा। और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि वो किसी न किसी रूप में जुड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जैसा आप बता रहे हैं कि राफेल नडाल उनके जोड़ीदार डबल्स में अभी हो सकते हैं, तो ये भी निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण होगा उनको अपने अंतिम मुकाबलों में खेलते हुए देखना, और विश्व के दोनों धुरंधर एथलीट टेनिस के जो साथ में खेलेंगे। भारत अगले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटो ग्रां प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता में 19 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मोटो ग्रां प्री के व्यावसायिक अधिकारों के मालिक टोरना और नोएडा में बसे रेस प्रमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने अगले 7 वर्षों तक भारत में प्रीमियर दोपहिया रेसिंग प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए MOU पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और अब जबकि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है भारत में इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बताया है कि वो इस साल कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप और 2024 में यूरो कप में भी खेलेंगे। उनका अभी संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। पुर्तगाल के कप्तान ने 189 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 117 गोल किए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो अगर कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में उतरते हैं तो वो 10वीं बार किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
रोनाल्डो को लिस्बन में पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन की ओर से क्वींस डी ऑरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें सर्वाधिक गोल करने के लिए दिया गया है और किसी भी मैच में अगर हम देखें प्रेम, अगर रोनाल्डो जैसे लोग आ जाते हैं तो अपने आप वो और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, जैसे अभी हम रोजर फेडरर की बात कर रहे हैं, वैसा ही करियर फुटबॉल की अगर हम बात करें तो रोनाल्डो का है। रोनाल्डो के वर्ल्ड वाइड जो है, रोनाल्डो को हम एक फुटबॉलर के रूप में जानते भी हैं और ऐसी किसी बड़ी चैंपियनशिप में अगर वो खेलते हैं तो निश्चित रूप से वो चैंपियनशिप अपने आप में और भी बड़ी हो जाती है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ, शुभ रात्रि। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.nhc.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।